तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं रेगुलरली नीट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड और इन सभी कोर्सेज की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से लगभग 3-4 महीनों से लेक्चर अपलोड नहीं हुए क्योंकि उस समय मैं स्टूडियो तैयार करा रहा था। आप सभी लोगों के मेहनत और प्यार से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस एक नए मुकाम तक पहुंच चुका है। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल ने 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब आपका ही प्यार और आपकी ही मेहनत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक दिन किसी दिन मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो का अपने का पूरा टूर जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को मैं नई साल की, आज नई साल का पहला दिन है, उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल विद फैमिली, ठीक। तो आज की शुरुआत एक बहुत प्यारे से, बहुत मोटिवेटेड थॉट के साथ में हम क्लास शुरू करेंगे कि खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो, ठीक है। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत गहराई है इसके अंदर कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई बच्चा अगर सेलेक्ट हो गया, उसके साथ ही कोई सेलेक्ट हो गया तो उसको देख के वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा याद रखना तुम सबसे बेहतर हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऑर्गन जरूरी है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम नीचे आपके आ रहा होगा, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है इसका? नेफ्रॉन, जो कि यूरिनरी सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट बोली जाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये कई बार पूछा गया है इसलिए इसको याद रखना। नेफ्रॉन के थ्रू ही यूरिन को फॉर्मेट किया जाता है ब्लड को फिल्टर करने के साथ। मैं आपको बताता हूं जनरली, इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पर नजर डालिए। जनरली होता क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। कौन सा पार्ट होता है? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर बड़ी ही स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। अपनी बॉडी में टोटल 3 तरह की कैपिलरीज होती हैं, 3 टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं। एक होती है कंटिन्यूअस कैपिलरीज जो कि ब्रेन में होती हैं। कहां होती हैं? ब्रेन में होती हैं, जिनका काम है CSF बनाना। दूसरी होती है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो कहां होती हैं? ग्लोमेरुलस में होती हैं, जिनका काम है कि ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करना। और तीसरी होती है साइनोसॉइडल, जिनका काम है लिवर के अंदर ब्लड को फिल्टर करना, मेटाबोलाइज कराना। समझ गए? ये 3 तरह की कैपिलरीज हैं, जिनमें से फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज नेफ्रॉन के अंदर होती हैं जो यूरिन को फॉर्मेट करने में हेल्प करती हैं ब्लड से। याद रखिएगा। अब होता क्या है कि जब यूरिन फॉर्मेट होता है, किडनी यूरिन बनाती है तो यूरिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यूरिन को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं कि अपने शरीर में 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है, 2 किडनीज होती हैं। वो किडनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं ब्लैडर से, जिसका नाम है यूरेटर। संख्या में वो भी 2 होते हैं। 2 किडनी से जुड़े हुए हैं 2 यूरेटर, 2 यूरेटर जुड़े हुए हैं यूरिनरी ब्लैडर में जो कि सिंगल होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है यूरेथ्रा। किडनी ने यूरिन बनाया, यूरेटर ने उसको ट्रांसपोर्ट किया किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर रहा, इकट्ठा रहा, और समय समय पे हमने यूरेथ्रा के थ्रू उसको शरीर से बाहर कर दिया। ये होता है यूरिन का पाथवे। क्या है ये? यूरिन का पाथवे। लिख लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन अपने शरीर में नेफ्रॉन के द्वारा 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी ब्लड 3 फेजेस से गुजरता है, 3 प्रोसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन, जिसका मतलब है सिंपली छानना, ब्लड को फिल्टर करना। दूसरी प्रोसेस है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी प्रोसेस है ट्यूबुलर सीक्रेशन या एक्सक्रीशन। तो अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लोमेरुलस के द्वारा ब्लड को सिंपली फिल्टर करना।
उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, याद रखिएगा, अल्ट्रा वर्ड जहां लग जाए उसका मतलब होता है एडवांस फॉर्म, यानी अपनी ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाने वाली फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ब्लड में से ब्लड प्लाज्मा को छोड़कर, यानी प्लाज्मा सेल्स को छोड़कर, सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर और ब्लड सेल्स को छोड़कर, ठीक है, क्या क्या, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, इन दोनों चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों को फिल्टर कर देती हैं, मतलब छान देती हैं, निकाल देती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ये फिल्ट्रेशन होता किस रेट से है, यानी कितनी रेट से ये फिल्ट्रेट होता है, तो लगभग 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे फ्लूइड छनता है अपने शरीर में। देखो किडनी कितना काम कर रही है, नेफ्रॉन कितना छान रहा है ब्लड को, 180 लीटर पर डे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 180 लीटर तो हमारे अंदर फ्लूइड ही नहीं है, फिर ये 180 लीटर कहां से छन रहा है? तो 180 लीटर इस तरीके से छन रहा है कि लगातार कार्डियक आउटपुट के थ्रू हार्ट लगातार पंप कर रहा है। हर मिनट हार्ट 5 लीटर ब्लड को किडनी के पास पहुंचा रहा है, लगभग 5 लीटर ब्लड को हर मिनट किडनी तक पहुंचा रहा है ब्लड। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो 24 आवर्स में जो एवरेज निकल के आता है वो 180 लीटर पर डे का आता है, एक मिनट का 125 ml आता है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR रेट कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपोर्टेंट लगा दीजिए। इससे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि GFR रेट बताइए, तो आपको सीधा सीधा टिक कर देना है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा सिंपली फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड को छाना गया। मैंने आपको बताया था उसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या छना था, क्या रह गया था, यानी सारी चीजें छन गई थी लेकिन क्या रह गया था, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स रह गई थी और ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर सारे कुछ सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट कर दिया गया था ग्लोमेरुलस के थ्रू। अब क्या होगा, क्योंकि उसके साथ साथ उस फिल्ट्रेट के साथ साथ काम की चीजें भी निकल गई, तो उनको हम दोबारा से रीअब्जॉर्ब करेंगे अपनी रीनल टिब्यूल्स। किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के अंदर होती है रीनल टिब्यूल, जिनको हम डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले से, जिनका काम होता है जो काम की चीजें, जो इंपोर्टेंट एसेंशियल प्रोडक्ट्स छन गए यानी फिल्ट्रेट हो गए, उन सभी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना। इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सेलेक्ट करके चीजों को रीअब्जॉर्ब करना। लगभग 99%, कितना जो फिल्ट्रेट हुआ है उसमें से लगभग 99% फिल्ट्रेट को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल टिश्यू होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन कराना या एब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, याद रखिएगा। एक सवाल ये भी है कि रीनल टिब्यूल्स में कौन से टिश्यू होते हैं, तो याद रखिएगा कौन से होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि सिंगल लेयर होते हैं, है ना, यहां पर सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसमें 99% में, इसमें 99% में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, दोबारा से जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो क्या हुआ है, वाटर का और अदर सब्सटेंसेस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो दो तरह से कंप्लीट होती है। कितनी तरह से कंप्लीट होती है? दो तरह से। एक होती है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एक होती है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब पहले तो आप ये समझिए कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिस प्रोसेस को होने में एटीपी खर्च हो, एनर्जी लगे, उस प्रोसेस को हमको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। दूसरी पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस कौन सी होती है? जिनमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मींस ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो, मतलब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रेडियंट या ग्रेडियंट के थ्रू या ग्रेडियंट को अगेंस्ट, ग्रेडियंट को पार करके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं पार्टी में गए
और वहाँ पे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है भीड़ होगी। तो उस भीड़ में आपको मिठाई खानी है, तो आप क्या करोगे, एकदम से उसमें घुसोगे, अपनी एनर्जी लगाओगे, पूरी ताकत लगाओगे और भीड़ में घुस के आप मिठाई ले लोगे। तो उसी तरह से क्योंकि फिल्ट्रेशन के दौरान हमारी बॉडी से भी काम की इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें निकल गई थी, तो उन चीज़ों को दोबारा से रीगेन करना होगा। तो रीगेन करने के लिए एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के दौरान एटीपी खर्च करके हमारी बॉडी दोबारा से उसको रीगेन करती है, यानी रीनल ट्यूब्यूल दोबारा से उन सब्सटेंसेस को लेती हैं। उन सब्सटेंसेस के नाम क्या क्या हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो अपने एसेंशियल हैं, बॉडी के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनको फिल्ट्रेशन में पास कर दिया गया था। ठीक है, अब इसको एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर इन सब सब्सटेंसेस को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अब पैसिव क्या है, जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। इसमें क्या होगा, एनर्जी खर्च नहीं होगी। इसमें मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की साथ ही या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स के टुवर्ड्स ही मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती। आप ये समझ लिए कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, इसलिए इसमें कोई भी मूवमेंट, इस मूवमेंट में एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू क्लोराइड एंड वाटर, क्या क्या, क्लोराइड और वाटर, ये चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं, रीअब्जॉर्ब की जाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पैसिव के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं और एक्टिव के थ्रू कौन कौन से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब बात आती है तीसरी प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, जिसका नाम है ट्यूबुलर सीक्रीशन। क्या नाम है इस प्रोसेस का, ट्यूबुलर सीक्रीशन। अब सीक्रीशन वर्ड का मतलब क्या होता है, निकालना, स्रावित करना, निकालना। तो सीक्रीशन को हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में जो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन के थ्रू, सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो प्रोसेस या जो प्रोडक्ट निकल के आया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आया है, उसको अब अपनी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में आ रही है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि अमोनिया है, हाइड्रोजन आयंस हैं, यूरिया है, क्रिटेनाइन है, यूरिक एसिड है, कई सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको अपनी बॉडी से ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू नेफ्रॉन बाहर करता है। अच्छा, इसमें एक पोटेशियम आया था वर्ड, तो पोटेशियम हमारे शरीर के लिए जरूरी है, याद रखना, लेकिन पोटेशियम को फिर भी एक्सक्रीट किया जा रहा है क्योंकि बॉडी पूरी तरह से एक्सक्रीट नहीं करती। यहां पर याद रखिएगा, बॉडी पोटेशियम को पूरी तरह से एक्सक्रीट नहीं करेगी क्योंकि पोटेशियम अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, एसेंशियल सब्सटेंस है। लेकिन यदि पोटेशियम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो उसको ही ओनली क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। लेकिन यूरिया, यूरिक एसिड अपनी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, अपनी बॉडी के लिए ये क्या है, हार्मफुल है, इसीलिए इनको वेस्ट प्रोडक्ट माना गया है और शरीर से बाहर किया जाता है बाय द नेफ्रॉन। क्लियर हो गया। तो इस प्रोसेस को पूरे को हम सीक्रेशन कहते हैं। इसमें सिंपली जो फिल्ट्रेट निकल के आया, जो वेस्ट निकल के आया, उस वेस्ट को हमने क्या किया, या किडनी ने क्या किया, नेफ्रॉन ने क्या किया, उसको शरीर से बाहर कर दिया। ठीक है, तो जो वेस्ट निकल के आया उसका नाम क्या था, यूरिन। उस वेस्ट का नाम क्या था, यूरिन। अब बात करेंगे हम यूरिन क्या होता है, यूरिन कैसे इसका कलर होता है, इसका पीएच होता है, इसके बारे में बात करेंगे, यूरिन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरिन क्या है, यूरिन इज द लिक्विड बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यूरिन क्या है, मेटाबॉलिज्म के बाद बना हुआ एक लिक्विड बाई प्रोडक्ट है। क्या है, एक वेस्ट है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर में बन रहा है। हमारे शरीर में जो अमोनिया, यूरिक एसिड बन रहा है, वो वेस्ट यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ह्यूमंस हो या अदर मैमल्स हो, उनमें किडनीज के थ्रू ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन बनता है और शरीर से बाहर समय समय पर निकाला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि यूरिन नॉर्मली कितना बनता है, तो लगभग 24 घंटे में यूरिन बनता है 800 से लेकर 2000 ml, यानी 800 to 2000 ml पर डे बनता है। ठीक है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना हो रहा था, जिसको GFR बोल रहे थे, फिल्ट्रेट कितना हो रहा था, 180 लीटर। कितना हो रहा था, 180 लीटर पर डे। तो 180 लीटर में से
800 से 2000 ml ही सिर्फ निकला। कितना निकला? 800 से 2000 ml ही निकला। बाकी का कहाँ गया? बाकी का गया रीअब्जॉर्ब हो गया। बाकी का कहाँ गया? रीअब्जॉर्ब हो गया, दोबारा से ब्लड में मिल गया। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि 800 से 2000 ml हमेशा यूरिन फॉर्मेट होता है, तो हमें इनटेक भी इतना ही करना पड़ेगा, इतना ही वाटर इनटेक करना पड़ेगा। यदि आप 1.5 से 2 लीटर पानी पर डे नहीं पी रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है इसके पीएच की। तो यूरिन का पीएच होता है 6.2। कितना होता है इसका पीएच? 6.2 लगभग। और ये कई बार सवाल पूछा गया है इसके पीएच पे, तो राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात आती है यूरिन के कलर की, यानी यूरिन का कलर कैसा होता है। तो यूरिन का कलर होता है पेल येलो या स्ट्रॉ कलर। यूरिन किस कलर का होता है? पेल येलो होता है या स्ट्रॉ कलर होता है, हल्का पीला होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स हैं। यूरिन के कलर के थ्रू हम कई सारी कंडीशंस का अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने लिखा हुआ है कि डार्क कलर यूरिन। यदि किसी पेशेंट में डार्क कलर यूरिन आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी दिन पूरे दिन पानी ना पिए या कम से कम पानी पिए, तो उस दिन आपको यह महसूस होगा कि आपका यूरिन कैसा आ रहा है? डार्क कलर का आ रहा है। तो डार्क कलर का क्यों आ रहा है? क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? यूरिन डार्क हो रहा है। ठीक है, किडनी उसको प्रॉपर छान नहीं पा रही है, या अपनी बॉडी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर रही है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर रही है? कंसंट्रेट कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिहाइड्रेशन कंडीशन में कैसा आएगा? डार्क कलर यूरिन आएगा, है ना, डार्क येलो कलर यूरिन आएगा। अच्छा, अगर बहुत ही ज्यादा येलो आ रहा है, यानी येलो कलर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन B2 ज्यादा निकल गई है, यानी B2 का ज्यादा से, जिसको हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं, उसका ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है। क्या हो गया? ज्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, तो येलो कलर आता है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट में ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है, कैसा यूरिन आ रहा है? ऑरेंज कलर यूरिन आ रहा है, तो ऑरेंज कलर यूरिन कुछ मेडिसिन्स हैं, सेलेक्टिव मेडिसिन जो कि टीबी में यूज होती हैं, जिनका नाम है रिफाम्पिसिन। क्या नाम है? रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको लेने के बाद में ऑरेंज कलर का यूरिन हमें देखने को मिलता है। कैसे कलर का यूरिन देखने को मिलता है? ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी पेशेंट में ब्लडी यूरिन आ रहा है, कैसा यूरिन आ रहा है? ब्लडी यूरिन आ रहा है, यानी यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीचूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? हेमीचूरिया। क्लियर हो गया? फिर बात आती है, अगर डार्क ऑरेंज आ रहा है या ब्राउन यूरिन आ रहा है, डार्क ऑरेंज से ब्राउन यूरिन आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है जॉइंडिस को। तो अगर किसी पेशेंट में डार्क ऑरेंज या ब्राउन कलर यूरिन आ रहा है तो इंडिकेट करता है सीवियर जॉइंडिस को। क्लियर हो गया? चलिए एक लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी पेशेंट में बीट जैसा, चुकंदर जैसे कलर का यूरिन आ रहा है, यानी पिंकिश यूरिन आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बीट यानी चुकंदर खाने की वजह से यूरिन, पेशेंट में यूरिन पिंकिश कलर का हो सकता है। ठीक है, जिसको हम बीट यूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? बीट यूरिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, सभी के साथ में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।